गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पूजा खेड़कर का केस आप सबको पता ही है। फाइनली यूपीएससी ने क्या किया है, पूजा खेड़कर का जो आईएएस कैंडिडेचर था उसको कैंसिल कर दिया है एंड उनको पूरी तरह से डिबार कर दिया है किसी भी फ्यूचर एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो भी कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। दरअसल में यूपीएससी ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करी उसके अंदर ये पाया गया है कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स हैं उसका उन्होंने वायलेशन किया है। प्लस एट द सेम टाइम हम बात करें, उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट था, उनका जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था, ये कहीं ना कहीं फर्जी सर्टिफिकेट इनके द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किए गए थे। देखो, यूपीएससी ने ये बात तो चलो बता दी कि इनके सर्टिफिकेट फर्जी थे। यूपीएससी ने एक बात और भी लिखी है। यूपीएससी ने ऐसा बोला है कि देखो, इस कमीशन के पास यानी कि यूपीएससी के पास ना ही पावर है, ना ही लोग हैं इतने कि वो हर बंदे का हर सर्टिफिकेट चेक कर पाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ पर लिखा है कि इट डज नॉट हैव द मैंडेट, ना ही उसके पास मैंडेट है इस चीज को चेक करने का कि हर बंदा जो भी सर्टिफिकेट चेक कर रहा है, जो भी डाल रहा है सर्टिफिकेट, वो पूरी तरह से सही है या नहीं है, क्या है, फेक तो नहीं बनाया। ये चीज वो चेक नहीं कर सकता। अगर यूपीएससी के पास कोई सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, किसी ने ओबीसी सर्टिफिकेट दिया, तो यूपीएससी जाकर ये नहीं करेगा कि बाकी जाके देखे कि बंदा सही में ओबीसी है भी या नहीं है। वो यूपीएससी का मैंडेट नहीं है, ऐसा यहाँ पे यूपीएससी ने बोला है। अब यूपीएससी ने एक चीज और बोली कि जो पूजा खेड़कर जी हैं, इन्होंने यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स थे उनको भी एक्सीड किया। तो यूपीएससी ने अपने लिए ऐसा बता दिया है कि 15 साल के डेटा के अंदर नोटिस किया गया है कि कोई भी बंदा पूजा खेड़कर को छोड़ के ऐसा नहीं था जिसने अटेम्प्ट ज्यादा लिए होंगे। पर यूपीएससी ने ये नहीं कहा कि पिछले 15 साल में किसी ने कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाया। यूपीएससी ने बस ये बोल दिया कि हाँ, किसी ने अटेम्प्ट ज्यादा नहीं लिए जितने उनको मिलने चाहिए थे, उससे ज्यादा कोई और बंदा ऐसा नहीं है। पर ये फेक सर्टिफिकेट वाला मुद्दा अभी भी बचा रह गया क्योंकि यूपीएससी ने मना कर दिया है कि ये हमारे हाथ हाथ में है ही नहीं दरअसल में ये चीज देखना कि कोई सर्टिफिकेट फेक है या एक्चुअल में सही है। एक्चुअल में आप नोटिस करोगे, पूजा खेड़कर को भी पूरा टाइम दिया गया था अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जो यूपीएससी ने यहाँ पे इनको बोला था तो 25 जुलाई तक उनको रिस्पांस देना था, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे 4 अगस्त तक का टाइम चाहिए। फिर उन्होंने 30 जुलाई तक टाइम दे दिया। पर जब पूजा खेड़कर ने कोई भी रिप्लाई साइन नहीं किया या कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर यूपीएससी ने इनके ऊपर एक्शन ले लिया है। बाकी सब बात तो ठीक है, पर ये फेक सर्टिफिकेट वाला मुद्दा फिर कैसे सुलझेगा? क्या फ्यूचर में कोई भी इंसान फेक सर्टिफिकेट देता रहेगा और यूपीएससी उसको एक्सेप्ट करता रहेगा कि हाँ सर्टिफिकेट आ गया? ये अभी भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क का मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है। बाकी देखो, वायनाड का मुद्दा हमने कल भी डिस्कस किया, बहुत ही दुखद घटना हुई है यहाँ पे। अब जो जिन लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है, देखने को मिल रहा है कि वो नंबर 200 से भी ऊपर है। हालांकि लगभग 1600 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू भी किया गया है पिछले 2 दिनों के अंदर। ठीक है, 99 लोगों का ट्रीटमेंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो बाकी लोग और फंसे हुए हैं, लगभग 200 लोग, उनको जल्दी से जल्दी हम यहाँ से रेस्क्यू कर पाए एंड उनकी प्रॉपरली यहाँ पे जान बचाई जा पाए। दोस्तों, डेट है आज की 1 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट बात आप नोटिस कर रहे हो, इस साल के जुलाई मंथ तो मतलब निकल ही गए, 7 महीने तो निकल ही चुके हैं। अब देखो, अगले साल का जो जो लोग इस बार के लिए मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो लगभग 1.5 मंथ्स ये बचा हुआ है। और जो फिर अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हो टाइम काफी तेजी से बीत जाता है और एक इंसान को पता भी नहीं लगता। अभी आपको भले ही लग रहा होगा कि यार अभी तो 9 महीने बचे हैं प्रीलिम्स को या इतना टाइम बचा हुआ है, बट आप नोटिस करोगे अचानक से आपका प्रीलिम सामने आ भी जाएगा और आपको कई बार रियलाइज भी नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी प्रेपरेशन सही डायरेक्शन में रखो, उसको ऑन ट्रैक रखोगे, तभी आप अच्छे से अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में लेके जा पाओगे। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक हमारा है बैगलेस डेज के बारे में। अब देखो यार, आप लोग जैसे स्कूल जाते थे, है ना, आज तो नहीं जाते अब तो, बट पहले जाते थे तो बैग्स लेके जाने पड़ते थे, भारी भारी बैग्स। पर इसी चीज को टैकल करने के लिए पहली बात तो एनसीईआरटी ने ना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है क्लास 6 से लेके क्लास 8 वाले बच्चों के लिए। क्या है इनिशिएटिव? इनिशिएटिव ये है कि यार कुछ ना ऐसे दिन होंगे जिन दिनों के अंदर बच्चों को स्कूल में बैग लेके नहीं जाना। आप पूछोगे सर, हिंदी पंजाबी ये सब या जो भी हमारे लैंग्वेजेस थे, मैथमेटिक्स बुक्स ये सब नहीं लेके जानी? हाँ बिल्कुल, आपको बैग ही नहीं लेके जाना तो करेंगे क्या अगर बैग ना लेके जाएंगे स्कूल? आप ना बहुत कुछ नई चीजें सीखोगे। क्या सीखेंगे सर? आपको कारपेंटर्स, आपको गार्डनर्स, आपको पॉटर्स, आपको आर्टिस्ट, ये जो लोकल आपको एक्सपर्ट्स हैं, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। आप इसके माध्यम से नए नए स्किल सीखोगे, बहुत सारी नई नई इंसाइट सीखोगे। आपको
एक चीज इमेजिन करने की आएगी कि दुनिया ना एक्चुअल में क्लासरूम के बियॉन्ड भी है। बस यही नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक बस रटते जा रहे हैं, नहीं। आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाई जाएगी। थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे रियल लाइफ के अंदर हम डेमोस्ट्रेट इंप्लीमेंट करते हैं, वो सब चीजें बताया जाएगा। एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे, इससे आपके कहीं ना कहीं जो रेगुलर क्लासेस है, टेक्स्ट बुक है, उससे आपको एक ब्रेक मिलेगी। एंड ये बच्चे बहुत कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग कर पाएंगे। तो करिकुलर जो थीम्स है उसको अलग अलग थीम्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक आपको जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। दूसरा आपको लोकल बिजनेसेस एंड पब्लिक ऑफिसेज, वो अपने ऑपरेशंस के अंदर आपको इनसाइट्स वगैरह दिया करेंगे। लोकल कल्चर, आर्ट, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस, इनके बारे में आप बहुत कुछ सीखोगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बच्चे कौन से होंगे, छठी क्लास से लेके 8वीं क्लास के बीच में, ऐसा यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला है। और एक्चुअल में आप नोटिस कर रहे हो ना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, ये हमारे एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो विजन्स हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अलग अलग तरह के हमारे सामने इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिल जा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपसे अगर कनेक्ट करना हो तो कहाँ पर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू। यहाँ पर जो भी यूपीएससी रेलिवेंट जो भी कंटेंट होता है, कुछ पीडीएफ्स होती हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आप डेफिनेटली मेरे साथ यहाँ पर इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा MUL के बारे में, मशीन अनलर्निंग के बारे में। देखो मशीन लर्निंग तो हमने कई बार डिस्कस किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही। पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स होते हैं या फिर आपके डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, राइट, इनसे ना कई बार बहुत सारा नुकसान भी होता है। नुकसान पता क्या होता है? नुकसान होता है आपका डेटा का। किस तरह से सर? क्योंकि देखो यार, ये जो सारे आपके लार्ज जैसे MUL आपका मशीन लर्निंग हो गया, डीप न्यूरल नेटवर्क हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, यहाँ पर बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब डेटा इन्वॉल्व होगा तो भाई किसी ना किसी का हो सकता है प्रिवेसी ब्रीच हो जाए, राइट। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी उस डेटा के अंदर हो सकती है, और उसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ बायस भी उस चीज के रिगार्डिंग आ सकता है। तो एक्चुअल में ना कुछ डेटा ऐसा होता है जो अपने आप में अननेसेसरी होता है, लोगों की जिंदगी के जो प्रिवेसी होती है उसको ब्रीच करता है, या अपने आप में हार्मफुल डेटा होता है। तो मशीन लर्निंग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं ना, ये सारा जो डेटा है जो या तो अननेसेसरी है या हार्मफुल है या लोगों की प्रिवेसी को ब्रीच कर रहा है, डेटा इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रहा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, एआई बायस है, ऐसे सब डेटा को हटाया जाना इज नोन एज मशीन अनलर्निंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वर्ड क्या है? अनलर्निंग। अनलर्निंग वो चीज होती है जो कोई चीज आप हटा देते हो, उससे बाहर कर देते हो। तो मशीन अनलर्निंग का अर्थ यही होता है। एक्चुअल में ना डेटा हटाने का तरीका दो हो सकता है। या तो आप पूरा का पूरा डेटा हटा दो। अब इसमें दिक्कत आ जाएगी, अगर आपने पूरा ही डेटा अरेज कर दिया, उससे दिक्कत क्या है, जो आपने इतनी सारी लर्निंग का प्रोसेस था, आपने वही खत्म कर दिया। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप जो इररेलेवेंट है या फिर अननेसेसरी है या हार्मफुल कंटेंट है, सिर्फ आप उसी को रिमूव करो। इससे ना डेटा खत्म नहीं होगा, पर डेटा का इररेलेवेंट पार्ट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका रेलेवेंट डेटा। अब एआई का मिसयूज ना हो एंड एआई बायस ना हमें देखने को मिले, जैसे कई बार एआई को इलेक्शंस वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं ना होने दें, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रखें। उसी चीज को बोला जाता है मशीन लर्निंग, जो कि सिलेक्टिवली कुछ चीजों को यहाँ पे फॉरगेट करता है, ताकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिमिनेटरी इन्फॉर्मेशन, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हटाया जा पाए। ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था काउ एंड यांग के द्वारा, इनके जो वर्क था टुवर्ड मेकिंग सिस्टम फॉरगेट विद मशीन अनलर्निंग। तो आई होप आपको इस टर्म का अर्थ जो था, मशीन अनलर्निंग होता क्या है, जिसके माध्यम से हम प्राइवेसी एंड जो बायस इश्यूज हैं, कंप्लेक्सिटी मैनेजमेंट है, उनको कहीं ना कहीं ठीक करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या मुद्दा है? देखो डीएई तो आप पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी। डीएई स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब आप लोग जानते होंगे ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ये दरअसल में प्राइम मिनिस्टर जी के डायरेक्ट चार्ज के अंतर्गत वर्क करता है। इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंतर्गत सेटअप किया गया था। जो भी आपका अलग अलग तरह का एटॉमिक एनर्जी के रिगार्डिंग काम है, जो भी इस तरह के अलग अलग फंक्शंस हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के द्वारा ही देखे जाते हैं। ये सब चीजें तो हमें पता थी। अब आप लोग जानते होंगे कि अगर इस फील्ड के अंदर हमें अच्छा काम करना है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च पेपर्स हो रहे हैं, राइट, उनका जो इंफॉर्मेशन है उनके अंदर, वो हमारे तक पहुंचती रहे। इसीलिए ना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा, ये जो ODOS है यानी कि 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन है, इसके माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इसके और जो आपके 60 यूनिट्स हैं,
इनको नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स का एक्सेस मिल जाएगा, साइंटिफिक जर्नल्स का एक्सेस मिल जाएगा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ही। अगर एक यूनिफाइड एक्सेस इनको मिल रहा है, उसके माध्यम से क्या होगा, ये आसानी से रिसर्च पेपर्स की सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। इनको रिसर्च पेपर पब्लिश करने होंगे तो वो भी आसान हो पाएगा। यानी कि ना आपस में अगर रिसोर्सेज को डिजिटली शेयर करना होगा, वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये 2 एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, एक विलेज जर्नल्स के रिगार्डिंग, एक आपका स्प्रिंगर नेचुरल्स के रिगार्डिंग। इनके माध्यम से होगा क्या, हमारे पास जो एक्सेस होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले ऐसा बताया जाता है कि लगभग 166 जर्नल्स का एक्सेस था, अब ये नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हमारे पास आ जाएँगे। ये नंबर्स आपको ध्यान में नहीं रखने, पर आप इसका इम्पैक्ट समझो कि किस तरह से हमारे पास एक्सेस बढ़ रहा है, एंड उस एक्सेस के माध्यम से कहीं न कहीं जो इनोवेशन होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। क्योंकि फिर रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, एकेडमिक पब्लिकेशंस के लिए अगर हमारे पास उनका एक्सेस आएगा ना, तो हम भी अकॉर्डिंगली उन नई चीज़ों को सीख पाएँगे एंड उनको अपनी रिसर्च के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाएँगे। तो एक यूनिफाइड एक्सेस मिल जाएगा अलग-अलग सोर्सेज़ से, तो आसानी से उसको रीड कर पाओगे, आसानी से पब्लिश कर पाओगे एंड बहुत आसानी से उन चीज़ों को हम शेयर भी कर सकते हैं। दैट इज़ ओडीओएस, यानी कि 1 डीएई, 1 सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक है हमारा एनसीएफ के बारे में, नेशनल कल्चर फंड। अब एक्चुअल में ये मुद्दा न्यूज़ में इसलिए आया नेशनल कल्चर फंड का, क्योंकि लोकसभा के अंदर यहाँ पे इसके ऊपर कुछ चर्चा हुई थी। यहाँ पे बताया गया कि नेशनल कल्चर फंड के अंदर एंड नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज से पिछले 5 साल में 3 करोड़ 70 लाख का यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ है। थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर एनसीएफ है क्या। देखो, कल्चर आप जानते होंगे किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसी के लिए ना हमने एक फंड बना दिया एनसीएफ। इसको बनाया गया था सरकार के द्वारा एक ट्रस्ट की तरह अंडर द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ऑफ 1890, एंड इसको ऑफिशियली सेट अप किया गया अंडर गजट नोटिफिकेशन इन 1996। अब इसके माध्यम से हुआ क्या, देखो वैसे तो बहुत सारे फंडिंग मैकेनिज्म्स हैं, पर एक नया फंडिंग मैकेनिज्म हमने खोलने के लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए इसको अलग से बना दिया, ताकि जो भी आपके आर्ट एंड कल्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी चल रहे हैं, वो डायरेक्टली कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करना चाहती है तो इसके माध्यम से कर पाए। तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से ही यहाँ पर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज गैदर किए जा रहे हैं, ताकि जो भी हमारे टेंजिबल, जो आप टच कर सकते हो ऐसे आर्टिफैक्ट्स, जो फिजिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, या फिर हमारे जो इनटेंजिबल हेरिटेज जो होती हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल आपका एक टेंजिबल हेरिटेज है, वेयर एज जैसे आप गरबा डांस की बात कर लो, है ना, ये आपका इंटेंजिबल में आ जाता है। तो इनको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास ये हमें फंड देखने को मिल जाएगा। तो मैं भी कर सकता हूँ इसके अंदर कंट्रीब्यूट, आप भी कर सकते हो, कोई हमारी फिजिक्स वाला भी कर सकता है, तो इस तरह से कोई भी कर सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी यहाँ पे डोनेशंस होती हैं, वहां पर टैक्स बेनिफिट्स के लिए वो एलिजिबल होते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। राइट, जो डोनेशन वगैरह कर जाते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पशन जो होते हैं, तो डेफिनेटली ये डोनेशन भी उसी के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एनसीएफ के अंदर एक तो होती है काउंसिल और दूसरी होती है एक एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो तो आपकी हुई काउंसिल, उसको यहाँ पे चेयर करते हैं कौन, हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर यहाँ पे उसके चेयर करते हैं। राइट, इसके अंदर आपका चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी आपको देखने को मिल जाएंगे, टोटल 24 मेंबर होते हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, ये हमारे जो कल्चरल मिनिस्ट्री के ना जो सेक्रेटरी होते हैं, राइट, उनके द्वारा यहाँ पर इनको लीड किया जाता है। ये सारा पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसका यहाँ पे देखते हैं। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक तो भाई हमारे पास है काउंसिल, एंड दूसरी है क्या, दूसरी है हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी। यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर हैं कल्चर के, वो इसको हैंडल करते हैं, एंड यहाँ पर हैंडल किया जाता है सेक्रेटरी जी के द्वारा। राइट, बाकी आप नोटिस करोगे जो 24 आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे इन द काउंसिल, उसके अंदर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर भी देखने को मिल जाएगा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अलग अलग लोग अपना ओपिनियन यहाँ पे दे पाए। अब दोस्तों बात हो रही है कल्चर की ही और बाकी और चीज़ों की ही, तो हमने पिछले दिनों के अंदर पढ़ा भी था कि असम के अंदर जो चराइदियो मोइदाम है, उसको यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना, तो यूनेस्को ने ना चाइना की माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरी अलोंग द येलो सी बोहाई गल्फ, इसको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर इंडिया का तो चलो मानते हैं हम लोग कि कोई चीज यूनेस्को ऐड कर रहा है तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, पर क्या चाइना का पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है या यूएसए का पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो, नहीं है इंपॉर्टेंट। पर ये वाले जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, बोहाई गल्फ की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हो जाती है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पढ़ना जरूरी है लोकेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है ना, बाकी हमें इस वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी में क्या हो रहा है उससे हमें इतना मतलब नहीं है, पर लोकेशन पर्सपेक्टिव से ये जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। थोड़ा सा इस लोकेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, दिस इज व्हाट, दिस इज बोहाई सी।
ठीक है। और आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि बीजिंग से ना अपने आप में काफी नजदीक में आपको बोहाई सी देखने को मिल जाएगा। इसको बोहाई गल्फ भी यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है ना, या बोहाई भी बोल देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये नदर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना के ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है, एंड दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ येलो सी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए येलो सी के रिगार्डिंग। एक्चुअल में ना आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे दो चीजें। पहला आपने यहाँ से नोटिस कर लो, ये देख रहे हो ये वाली, ये यांगजे रिवर है, और ये चाइना की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे हुआंग हे रिवर देखने को मिल रही है। ये चाइना की सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी है। इसको हुआंग हे बोल लो या आप इसको येलो रिवर बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये चाइना की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। ये जाके यहाँ पे ड्रेन होती है कहाँ पर, बोहाई सी के अंदर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पर बहुत सारे आपको अच्छी मात्रा के अंदर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस रीजन में आपको बहुत सारी मल्टीपल रिफाइनरीज एंड और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी एरिया के अंदर आपको यहाँ पे लियांगडोंग पेनिनसुला और आपका शेंडोंग पेनिनसुला साउथ के अंदर, और लियांगडोंग आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी टोटल आपको ये रीजन जो है 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का देखने को मिल जाता है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिजी सीवे इन द वर्ल्ड ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू बीजिंग। ये बिल्कुल बीजिंग के पास में ही है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसको गल्फ ऑफ चिली या गल्फ ऑफ पैचिली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इस रीजन के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। बाकी आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर आपको येलो सी भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक बिल्कुल छोटा सा ही है, डिफरेंट आर्म्ड ग्रुप्स ऑफ म्यांमार के बारे में। देखो एक्चुअल में म्यांमार के अंदर जो लड़ाई है वो तो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, पर कई बार ना जब ऐसे बहुत लंबा कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो यूपीएससी एग्जाम में ना कुछ एक कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लो यही पूछ लिया कि भाई ये ब्रदरहुड अलायंस न्यूज में था, ये किस कंट्री से संबंध रखता है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएंगे अगर हमें इनका पता ना हो। एक्चुअल में आप लोग जानते होंगे ना कि म्यांमार के अंदर पिछले सालों के अंदर तख्ता पलट हमें देखने को मिला। म्यांमार के अंदर जो जनता, जनता का मतलब यहाँ पे लोग नहीं है, जनता का मतलब यहाँ पे है वहाँ के जो मिलिट्री है, जो मिलिट्री रूल है बेसिकली उनका, उनके द्वारा, ठीक है, यहाँ पे तख्ता पलट यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स और आपके जो म्यांमार के जो मिलिट्री रूल है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफी सारे देखने को मिले। तो थोड़ा सा आपको ना इनके आर्म्ड ग्रुप्स का नाम पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आर्म्ड ग्रुप है जिसका नाम है ब्रदरहुड अलायंस, इसके अंदर अरक्कन आर्मी आ जाती है, इसके अंदर म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी आ जाती है, टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी आ जाती है। इसके द्वारा बहुत सारे एरियाज को यहाँ पे कैप्चर किया गया। प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ शान स्टेट की एंड जो आपके चाइना के साथ बॉर्डर रूट्स हैं उनको भी KIA, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, इनके द्वारा यहाँ पर उनको सीज किया गया। तो ये कुछ नाम है कि कल को डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि अरक्कन आर्मी न्यूज में थी कौन सी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको इनका पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना जैसे अरक्कन आर्मी है अभी रखाइन स्टेट के ऊपर काफी सारे एरियाज के ऊपर उसका कंट्रोल है। बाकी रखाइन के अंदर अगर हम चाहते हैं पीस एस्टेब्लिश करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोहिंग्या क्राइसिस को भी मैनेज करना है। एट द सेम टाइम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो उनको भी सही करने के लिए यहाँ पर शांति एस्टेब्लिश होना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे कैरेन नेशनल यूनियन हो गया, राइट, इन्होंने थाईलैंड बॉर्डर के अराउंड टाउन्स को कैप्चर कर रखा है। तो ये कुछ बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का आपका होमवर्क रहेगा PYQ, उसके अंदर दो क्वेश्चंस होंगे। एक ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 के रिगार्डिंग है, एंड दूसरा आपका रहेगा दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था इंडियन हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स थे। यहाँ पर आप नोटिस करोगे पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है ना कि डच ने अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जो कि लैंड उनको ग्रांट करी गई थी गजपति रूलर्स के द्वारा। देखो एक्चुअल में आप नोटिस करोगे जब मैं बात करूँ ना गजपति डायनेस्टी की, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ते हैं, बट इतना एक बेसिक आइडिया होता है कि यार ये डायनेस्टी जल्दी एंड हो गई थी। लगभग 1542 के अंदर इस डायनेस्टी का एंड हो गया था। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं जैसे डच की बात करें, जो नीदरलैंड की आपको ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिलती है, उसका फॉर्मेशन ही 1605 के अंदर हुआ। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत हो जाएगी क्योंकि ये टाइमलाइन ही गलत गड़बड़ चल रही है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें अल्फेंसो डी अल्बरकुक, अब इसके बारे में आपको पता होगा कि पोर्टुगीज पावर का फाउंडर इंडिया में इसी को बोला जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि विजयपुर सल्तनत के द्वारा ही इसने यहाँ पे गोवा को कैप्चर किया था 1510 के अंदर के आसपास, ठीक है। तो ये बात भी सही हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने मद्रास के अंदर एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये बात भी अपने आप में करेक्ट है, ये बात है आपकी
1693 की। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप नोटिस करोगे ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट आया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। देखो वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मुश्किल आनी नहीं चाहिए, पर मान लो किसी को मुश्किल आ भी गई, फिर सर क्या करेंगे। देखो आसान चीज है, आप एक बार नोटिस कर रहे हो, यहाँ बात कर रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 से लेके 1850 तक के आसपास की बात हुई। पहला हाफ तो 19th सेंचुरी का यही हुआ ना। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे ये बात कर रहा है रेलवे लाइंस की। अरे रेलवे लाइंस, मुझे बताओ पहली रेल कब चली इंडिया में। आप जानते हो 1853 के अंदर, बॉम्बे टू थाने, ये तो सब लोगों को बच्चे बच्चे को ये फैक्ट पता होता है ना। तो क्या ये बात सही हो सकती है। यहाँ ये टाइम कर रहा है 1800 से लेकर 1850 की, और हमारी तो पहली ट्रेन ही तब चली है। और छोड़ो, यहाँ पे कह रहा है कि मशीन वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स। अब अगर आपको यहाँ पे एक आइडिया होगा, तो बॉम्बे स्पिनिंग जो है, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, वो पहली कॉटन मिल एस्टेब्लिश हुई थी बॉम्बे के अंदर 1854 के अंदर। तो भाई ये बात भी गलत हो जाएगी। और ऑप्शन बचे हमारे पास ए और डी। फिर डी का देख लो, हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। मुझे एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो हैवी ड्यूटी इम्पोज करेंगे इम्पोर्ट्स के ऊपर। इम्पोर्ट्स के ऊपर इम्पोज करेंगे तो भाई सामान इंडिया में कैसे पहुंचेगा, बहुत महंगा पहुंचेगा, तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो ये बात, ब्रिटिशर्स अपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी क्यों खत्म करना चाहेंगे, ये बात भी गलत है। तो आपका आंसर वैसे ही आ गया ऑप्शन नंबर ए, अगर आप लॉजिक के थ्रू जाते। अदरवाइज आप वैसे भी देख लो यार, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत मैसिव लेवल के रूइन किया गया था, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। हमारे यहाँ पे काफी सारे राजा महाराजे थे, ठीक है, वो यहाँ पर ना इन हैंडीक्राफ्ट्स के जो लोग काम करते थे उनको अपने यहाँ पे एम्प्लॉय करते थे। पर जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स देखने को मिलते हैं, तो हमें देखने को मिलता है राजे महाराजे खत्म हो जाते हैं। तो वो एक वजह बना आपके हैंडीक्राफ्ट के डिक्लाइन करने का। बाकी आप नोटिस करते हो ना, कैसे हम यहाँ पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते रहते थे, प्लस एट द सेम टाइम जो फिनिश प्रोडक्ट था वो बाहर से इंपोर्ट हो गया था। राइट, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, हैंडीक्राफ्ट्स के भी खत्म कर दिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर यार। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स के माध्यम से दिए हैं आपको, इनका आंसर ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा था लोक अदालत के बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है कि केवल और केवल रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर इसको चेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो लोक अदालत है ना, वो जनरली जो चेयर कर जाती है, या तो रिटायर्ड हो सकते हैं, सिटिंग जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा नॉर्मली यहाँ पे चेयर कर जाती है। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो फीवर की बात करें, ये स्टेटमेंट में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इंटरनेशनल टाइगर डे आपको 29 जुलाई को सेलिब्रेट होता हुआ देखने को मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड के बारे में जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल दैट इज करेक्ट। एंड याजिदी कम्युनिटी जो है ना, बिल्कुल बाइबल एंड कुरान को यहाँ पे रेफर करती है, बट उनका ज्यादातर ट्रेडिशन जो है वो ओरल है, तो ये स्टेटमेंट भी अपनी करेक्ट हो जाएगी। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।